हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। और इस टॉपिक पर हम ये थर्ड वीडियो कर रहे हैं, यानी कि पार्ट 3 है ये। और इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉइंट मेथड टू मेज़र द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले की वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने के दो मेथड्स डिस्कस किए हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर आप उन टॉपिक्स को करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर उन वीडियोस को विज़िट कीजिएगा क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं इलास्टिसिटी को मेज़र करने के। तो अभी की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट मेथड, जहाँ पर हम इलास्टिसिटी को पॉइंट मेथड से मेज़र करेंगे। तो पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो केसेस हैं। एक है कि जब हमारा जो डिमांड कर्व है वो लीनियर हो। लीनियर डिमांड कर्व मतलब सीधी रेखा, जो मांग वक्र है वो एक सीधी रेखा के रूप में हो, तब हम कैसे प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करेंगे। तो सपोज करो कि ये हमारा डिमांड कर्व है डी डी, स्मॉल डी डी लिखा है हमने, और इसको हमने प्रोड्यूस करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मिला दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हमें किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मेज़र करना है, सपोज करो कि इस पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी को देखना है, और ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने रखा ए। ठीक है, अगर हम ए पर प्राइस इलास्टिसिटी को देखना चाहते हैं तो जो पॉइंट मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने का जो फॉर्मूला है वो है ईपी, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कैसे आएगी हमारे पास, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। ये फार्मूला है पॉइंट मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने का। मतलब जिस पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी को देखना चाहते हैं उस पॉइंट से नीचे का पोर्शन डिवाइड बाय उस पॉइंट से ऊपर का पोर्शन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि हमें ए पॉइंट पर देखना है, तो एट ए पॉइंट इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, ईपी लोअर पोर्शन यानी ए से नीचे क्या है, ए एन। ठीक है, और ए से ऊपर क्या है, ए एम। ठीक, और ये हमें देखने में लग रहा है कि लगभग जितना ए एन है उतना ही ए एम है। हमने एक्चुअली इस पॉइंट को पहले से ही थोड़ा सा देख करके कहाँ पर लिया है, मिड पॉइंट पर लिया है, यानी इस डिमांड कर्व के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो अगर दोनों ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम होगी तो कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ए एन और ए एम दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या आ गई, ई पी इज इक्वल टू 1, यानी इस पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अब सपोज करो हम इसी कर्व में जो है एन पॉइंट पर इलास्टिसिटी को देखना चाहते हैं, एट एन पॉइंट। ठीक है, अगर हम एन पॉइंट पर इलास्टिसिटी को देखना चाहते हैं तो वो क्या आएगी, वो आ जाएगा लर्नर्स हमारे पास कि ई पी इज इक्वल टू, देखो एन से नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है। एन से नीचे कोई पोर्शन नहीं है डिमांड कर्व का, यानी कि जो लोअर पोर्शन है उसकी जगह क्या आ गया, 0, और अपर पोर्शन क्या है, एन से ऊपर सारा, यानी एन एम। तो 0 के डिवाइड में कुछ भी अगर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इलास्टिसिटी इस पॉइंट पर क्या हो गई है, 0। अब अगर हम एट एम पॉइंट देखना चाहते हैं, इस पर देखें, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ पर हम देखना चाहते हैं इलास्टिसिटी तो क्या हो जाएगा, ई पी विल बी इक्वल टू, अब देखिए एम पॉइंट पर एम से नीचे पूरा का पूरा कर्व है, यानी एम एन, लोअर पोर्शन यही आ गया, और एम से ऊपर कुछ भी नहीं है, 0। तो किसी भी चीज़ के डिवाइड में अगर 0 हो तो इलास्टिसिटी क्या होती है, मतलब वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या आ गई,
इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज कीजिए हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, सी पॉइंट पर ले लेते हैं। तो एट सी पॉइंट, सी पर क्या आ जाएगी इलास्टिसिटी, सी से नीचे क्या है सी एन, और सी से ऊपर क्या है सी एम। और हमें यहाँ देखने से पता चल रहा है कि जो सी एन है वो लेस है किससे, सी एम से। अगर एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से लेस। ठीक है, ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि 1 से लेस आएगी वैल्यू जब हम एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 से क्या है, लेस। तो हमें क्या पता चला कि इससे नीचे, सेंटर पॉइंट से नीचे इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, 1 से लेस। ठीक है, अब ऊपर का एक पॉइंट देख लेते हैं। सपोज करो कि हम ये पॉइंट ले लेते हैं कैपिटल डी। तो एट डी पॉइंट क्या हो जाएगी इलास्टिसिटी, ईपी। डी से नीचे क्या है, डी एन, और डी से ऊपर क्या है, डी एम। ठीक है, और यहां पर जो डी एन है हमारा वो ज्यादा है डी एम से। ठीक है, इससे ज्यादा है, तो यानी एक बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से ग्रेटर। तो इसका मतलब इस पोर्शन में जो इलास्टिसिटी है वो क्या आएगी, 1 से ग्रेटर आ जाएगी इलास्टिसिटी। ठीक है, मतलब इससे नीचे 1 से लेस, इससे ऊपर 1 से ग्रेटर आएगी इलास्टिसिटी। तो अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि किसी एक डिमांड कर्व के सभी पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, और डिफरेंट ही मिलती है, जो हमने इस पॉइंट मेथड से देख भी लिया। इसीलिए जब हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो डिमांड कर्व हमारा इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में होता है डिमांड कर्व, तभी हम उसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं, इक्वल टू 1 है। क्यों, इसी वजह से, क्योंकि हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी डिफरेंट आती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है कि अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, है ना। ये माइंड में आपके क्वेश्चन ज़रूर होगा कि ये जो फॉर्मूला है हमने जो यहाँ पर ये लगाया है ये कहाँ से आया। ठीक है, तो इसका लर्नर्स पूरा एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अगर आप में से कोई भी इसको समझना चाहता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकता है, अपनी क्वेरी भेज सकता है। मैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों ऐसा बना, वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। अगर आपकी क्वेरी आती है तो मैं वीडियो बना करके उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। अब चलते हैं कि अगर सेकंड केस, यानी अगर जो डिमांड कर्व है हमारा, अभी तो स्ट्रेट लाइन था, अगर स्ट्रेट लाइन ना हो करके नॉन लीनियर हो, यानी कि इस तरह से एक कर्व की फॉर्म में हो, तब हमें इलास्टिसिटी कैसे निकालनी है। तो बड़ा ही सिंपल है कि ये कर्व है हमारे पास, नॉन लीनियर है ये। ठीक है, अगर इसके सपोज करो ए पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, इस ए पॉइंट पर इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टेंजेंट का नाम हमने रख दिया एम एन, बस आगे सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, अब बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी इलास्टिसिटी। लोअर सेगमेंट या पोर्शन डिवाइड बाय अपर सेगमेंट या पोर्शन, तो क्या आ जाएगा ये, ए एन डिवाइड बाय ए एम। बस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट ये मिड पॉइंट लग रहा है तो इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या है, यूनिटरी है, 1 है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड पर, जो है आर्क मेथड, यानी कि चाप विधि।
ठीक है। अभी लर्नर्स आपने देखा पिछले मेथड में हमने डिमांड कर्व के किसी एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी को देखा है। ठीक है, यहाँ पर इस मेथड में हम किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि एक पोर्शन पर, डिमांड कर्व के एक पोर्शन पर हम इलास्टिसिटी, कंप्लीट पोर्शन पर हम इलास्टिसिटी देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, इसके हम इस पोर्शन पर ए बी यानी पूरे के पूरे पर हम देखना चाहते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होगी। तो जब हम इस तरह से किसी एक पोर्शन पर इलास्टिसिटी देखते हैं तो उसको हम कहते हैं चाप विधि, आर्क मेथड। ये जो मेथड है ये सबसे पहले इसको जो आइडेंटिफाई किया था या इसके बारे में बताया था वो बताया था डॉक्टर डाल्टन ने, और इन्होंने इनका ही ये सबसे पहला विचार था कि हम किसी डिमांड कर्व के एक पोर्शन पर भी इलास्टिसिटी को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम क्या लेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, जैसे देखिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चे। क्या हम लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं कि इससे पहले हमने कैसे लिया था इलास्टिसिटी को? चेंज इन इलास्टिसिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, और इसी तरह से नीचे चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 था। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला था जो हमने प्रोपोर्शनेट मेथड में किया था। अब यहाँ पर क्या चीज़ आ गई है? चेंज इन क्वांटिटी, और जो नीचे हम इनिशियल प्राइस लेते थे, ठीक है, जो नीचे इनिशियल प्राइस हम लिया करते थे उसकी जगह पर यहाँ क्या आएगा? एवरेज ऑफ ओल्ड एंड न्यू क्वांटिटी। चेंज नहीं, क्योंकि अब हम ये नहीं कह रहे कि क्यू से Q1 हो गया, नो, बल्कि ये पूरा पोर्शन है, इसीलिए हमें इन दोनों क्वांटिटीज की क्या लेनी पड़ेगी? एवरेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, और नीचे इनिशियली मतलब हमें इनिशियल की जगह पर हम ये या ये नहीं कह सकते इनिशियल, हम क्या लेंगे बल्कि एवरेज लेंगे। इन द सेम वे यहाँ पर हमने क्या लिया? जैसे यहाँ पर हम क्या ले रहे थे? चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस। तो चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल, क्योंकि इनिशियल कुछ है ही नहीं कि ये पहले था या ये पहले था, इनिशियल कुछ भी नहीं है, बल्कि हम क्या लेंगे? एवरेज लेंगे, एवरेज ऑफ ओल्ड एंड न्यू प्राइस। ठीक है, तो ये किस तरीके से आ जाएगा? देखिए, चेंज इन क्वांटिटी यानी यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, डेल्टा क्यू, और नीचे क्या लेना है? एवरेज। एवरेज मतलब पहले कितनी क्वांटिटी थी? क्यू, अगर हम इसको कहें क्यू नॉट पी नॉट, क्यू भी रख सकते हैं सिंपल, क्यू नोट और Q1, तो ये आ जाएगा Q नोट प्लस Q1, और एवरेज का मतलब 2 है ना, तो डिवाइड बाय 2 या 1/2 ऑफ Q नोट प्लस Q1। नीचे क्या आएगा? चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया, और डिवाइड बाय एवरेज ऑफ द ओल्ड एंड न्यू प्राइस, इसका और इसका क्या आएगा? एवरेज। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू कह लीजिए आप इसको, या एवरेज ऑफ द 2 प्राइजेस। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? ये और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू नॉट प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय ये पी नॉट प्लस P1 डिवाइड बाय डेल्टा P। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? वही एक अरेंजमेंट, P नॉट प्लस P1 डिवाइड बाय Q नॉट प्लस Q1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q बाय डेल्टा P। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा किसका? चाप मेथड से हम इलास्टिसिटी को कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, चाप मेथड से हम किस तरीके से इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई हम इसको कैसे करेंगे कि P नॉट प्लस P1 डिवाइड बाय Q नॉट प्लस Q1। ठीक है, ये इनिशियल है, आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि आप P नॉट या Q नॉट लगाएं, सिंपली आप P भी रख सकते हैं, ये जस्ट एक नोटेशन है और कुछ नहीं। चेंज क्या हो गया फिर कि Q1 माइनस Q नोट, और ये क्या हो जाएगा?
P1 माइनस P0। ठीक है, तो बस ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब इसको चाहो तो हम मतलब कर सकते हैं कि यहाँ आ जाएगा Q1 माइनस Q0 और डिवाइड बाई Q0 प्लस Q1, और इधर क्या हो जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई का सिंबल है यहाँ पर क्या हो जाएगा, P0 प्लस P1 डिवाइड बाई P1 माइनस P0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कहीं तक भी छोड़ सकते हैं, आप इसको यहाँ तक भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब है क्या, सिंपल सी चीज़ है कि एक बार हमने ऊपर क्वांटिटी का क्या ले लिया, डिफरेंस, और नीचे क्या हो गया उसका प्लस। मतलब ये लर्न करने का तरीका है, अदरवाइज तो सीधी सी बात है कि हमें जो फॉर्मूला है वो तो यही है हमारा, कि हमने क्वांटिटी लेनी है, चेंज इन क्वांटिटी, और नीचे दोनों क्वांटिटीज़ की क्या लेनी है, एवरेज, और डिवाइड कर देना है किससे, चेंज इन प्राइस, और नीचे डिवाइड बाय एवरेज ऑफ द बोथ प्राइसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर्क मेथड से हम कैसे इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाइए इसकी फिफ्थ मेथड पर, जो क्या है, रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड, आगम विधि। रेवेन्यू मेथड, आगम विधि। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रेवेन्यू या आगम को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे उसके बारे में हमें अगर थोड़ा सा पता नहीं होगा तो हम उसको क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। आगम हमारे पास तीन तरह के कंसेप्ट होते हैं। टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि एक फर्म ने कितना प्रोड्यूस किया या कितना जो है सेल किया, कितनी क्वांटिटी उसने बेची, और मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ठीक है, कितनी क्वांटिटी बेची, यहाँ पर क्यों जो है ये क्वांटिटी सोल्ड है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड की जगह अब हम क्योंकि आगम की बात करें तो हम क्वांटिटी सोल्ड की बात करेंगे, और उसको किस प्राइस पर बेचा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। अब जो एवरेज रेवेन्यू होता है हमारा, एवरेज यानी कि औसत, औसत का मतलब यानी प्रति इकाई किस हिसाब से बेचा, तो प्रति इकाई किस हिसाब से बेचा क्या होगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय कितनी क्वांटिटी बेची है। तो आप देखिए टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय Q है और डिवाइड बाय Q, तो कैंसिल हो गया, यानी AR जो है हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर होगा, प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, फिर एक जो टर्म है हमारे पास यहाँ पर वो है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि जितनी क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर है वो पहले सेल कर रहा था, सेलर जो है कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा था, उससे अगर 1 एडिशनल यूनिट और वो अतिरिक्त बेचता है तो उससे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आता है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि TRN माइनस TRN माइनस 1, कि पहले हम कितनी बेच रहे थे और अब कितनी बेच रहे हैं, तो उसके रेवेन्यू में से पहले वाला रेवेन्यू हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। तो अब रेवेन्यू मेथड से इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है एवरेज रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल, तो प्राइस डिवाइड बाय प्राइस माइनस MR। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी फिर अगेन वही चीज़ कि ये जो फॉर्मूला है हमारे सामने ये कैसे आया, क्यों आया, ऐसा ही क्यों है, इसका जो आंसर है अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा है, ये भी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। यहाँ पर हम सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इस तरह के कंसेप्ट्स को जो है यूज़ करते हैं,
और फिर ये फॉर्मूला बन करके हमारे सामने आता है। अगर आप में से कोई भी लर्नर उस मेथड को समझना चाहता है कि ये कैसे आया है, ये फॉर्मूला कैसे आया, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। मैं डेफिनेटली आपके उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। सारे मेथड्स हम कर चुके हैं। कमिंग वीडियोस के अंदर आप देखिए इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी की से रिलेटेड टॉपिक्स को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।